अस्सलाम वालेकुम रहमत llahi वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मस्किन और डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, जो कि 6th क्लास और 8th क्लास का एक थीम है। ठीक है ना। चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया में कौन सा मस्किन ऊंचा और पहाड़ों में वाक़ है? विच हैबिटेट इन द वर्ल्ड इज़ हाई एंड लोकेटेड इन द माउंटेन्स? ए मैंग्रोव्स, बी सवाना, सी अल्पाइन और डी कोरल रीफ्स। हमको पता ही है मस्कन किसको कहते हैं, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ तरह के जानदार अजसाम, उसमें पौधे भी आते हैं और साथ ही साथ क्या कहेंगे हम लोग, एनिमल्स भी आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ओके ना। मस्किन क्या है, पौधे को रिहाइश फ्राहम करता है, उनको फूड फ्राहम करता है, रहने के लिए मुआफ़िक हालात फ्राहम करता है। ओके ना। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन। जो अल्पाइन है वो दुनिया में ऐसा मस्किन है जो ऊंचाई पर पहाड़ जाना, क्योंकि अल्पाइन एक पहाड़ है जो कि यूरोप का एक वन ऑफ दी क्या कहेंगे हाईएस्ट जो प्लांट क्या कहेंगे माउंटेन रेंज है, वो है हमारा आल्प्स या फिर अल्पाइन कहेंगे जिसको हम। ठीक है ना। ये माउंटेन रेंज यूरोप में फैला हुआ है। ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। मोनाको है, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटाली, ठीक है ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया, ये ऐसे ममालिक है जहाँ पर जो है अल्पाइन फैला हुआ है, जो कि एक पहाड़ है, जो कि हाईएस्ट हमारा हैबिटेट होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मंदर झील में से कौन सा परिंदा तालाब के ऊपरी हिस्से में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज़ नॉट फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्ड? ए ड्रैगन फ्लाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में, काबुली मक्खी, बी मे फ्लाई, सी पॉन्ड स्केटर और डी ग्रेट वाटर बोटमैन। तो जो हमारा 6th क्लास का मस्किन ये हैबिटेट दिया गया है, उसमें पाउंड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। यानी कि एक तालाब में किस तरह का इकोसिस्टम पाया जाता है, वहाँ पे किस तरह के पौधे होते हैं, तालाब में कौन सा ऊपरी हिस्से में कौन से पौधे या फिर एनिमल्स पाए जाते हैं, वो तमाम। तो हमको ये बताना है कि ऊपरी हिस्से में जो नहीं पाया जाता वो बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट वाटर बोटमैन। जो ग्रेट वाटर बोटमैन है वो ऊपरी हिस्से में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। ये तालाब के दरमियानी हिस्से में पाए जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम जोंक, मच्छर के लार्वे हैं, मछली है, केकड़े है, वाटर हयासिंथ है, ये तमाम जो है हमारे क्या कहेंगे तालाब के दरमियानी हिस्से में पाए जाने वाले जानदार होंगे। ठीक है ना। जानदार होंगे कौन कौन से भाई? ग्रेट वाटर बोटमैन, जोंक, मच्छर के लार्वे, मछली और केकड़े और वाटर हयासिंथ। क्लियर है। अगर हम ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई की बात करेंगे और तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पानी की सतह पर तैरने वाले परिंदे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से कौन सा पौधा तालाब की तह में पाया जाता है? विच ऑफ दिस प्लांट इज़ फाउंड एट द बॉटम ऑफ अ पाउंड? यहाँ पे तालाब की कोई सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो आपको तमाम को ये अच्छे से क्या कहेंगे याद रखना चाहिए कि कौन से जो परिंदे या फिर जानदार है या फिर ऐसे प्लांट्स है जो ऊपरी हिस्से में पाए जा रहे, कौन से दरमियान में पाए जा रहे और कौन से तालाब के अंदर निचली तह में पाए जा रहे। कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होना, इसलिए इसको बार बार देखें आप लोग। तो तालाब में या तालाब के अंदर पाए जाना है, उसके तह में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला। जो हाइड्रिला पौधा है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो वो तालाब के तह में पाए जाने वाला परिंदा है। अगर हम लोग पिस्तिया की बात करेंगे तो पिस्तिया क्या है? पानी पर तैरने वाला पौधा है। ओके ना। अगर हम वाटर हयासिंथ की बात करेंगे तो ये तालाब के दरमियानी हिस्से में पाए जाने वाला क्या कहेंगे हम लोग पौधा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पौधे के बहुत सारे टाइप्स है। इमर्जेंट प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि साहिल पर पाए जाते हैं, जिसकी सिर्फ जड़ें अंदर होती है, बाकी उसका तना पत्ते बाहर होते हैं। अगर हम लोग हाइड्रिला और वैलिसनीरिया की बात करेंगे तो ज़मीन की तह में पाए जाते हैं। ठीक है। आप लोग ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स देख सकते हैं, जैसा कि वाटर हयासिंथ है, हमारा पिस्तिया है, ये ऊपर फ्लोटिंग प्लांट है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जहाँ ताज़ा पानी और खारे पानी का संगम होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? What is found were fresh water and salt water meet? A. Mangroves, B. Salt marshes, C. Mud flats और D. All of the above। चले बताने की कोशिश करें। ऐसी जगह जहाँ पर ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों क्या है मिलते हैं, एक प्लेस जहाँ पर ये दोनों जो पानी है वो मिलते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है हमको बताना है। वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, वहाँ पे सॉल्ट मार्शेस पाए जाते हैं, वहाँ पे मुड फ्लैट्स पाए जाते हैं, या फिर वहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो पाए जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो। ऐसी जगह जहाँ पर जो है हमारा ताज़ा पानी और खारा पानी मिलता है वहाँ पर क्या होता है भाई? मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स एक तरह के जंगलात हैं, ठीक है ना, जो कि स्पेशली ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर ताज़ा पानी और खारा पानी मिलता है। इसके अलावा सॉल्ट मार्शेस, मुड फ्लैट्स, ये क्या जितने भी हैं ये
पौधे जानदार जितने भी हैं ये ऐसी जगहों पर पाए जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। ये 3 भी जो है ऑल ऑफ दी अबव ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी जो कि ताज़ा पानी और खारे पानी का संगम होता है। क्लियर। और जो मैंग्रोव्स होते हैं वो सिर्फ साहिली अजला में पाए जाते हैं। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? ए फ्लोरिडा मैंग्रोव्स, बी गल्फ ऑफ पनामा मैंग्रोव्स, सी सुंदरबन मैंग्रोव्स और डी गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स नथिंग बट ये एक तरह का जंगला क्या है कि हम लोग इकोसिस्टम है ये एक तरह का, जो कि सिर्फ साहिली इलाकों में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? जहाँ पर ताज़ा पानी और खारे पानी का संगम होता है वहाँ पर पाया जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैंग्रोव्स कहेंगे तो इकोसिस्टम कहाँ पर है हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन मैंग्रोव्स। ये जो सुंदरबन मैंग्रोव्स है ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल या फिर सुंदरबन मैंग्रोव्स क्या कहेंगे फॉरेस्ट है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ये मगरबी बंगाल में, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा, गंगा और मेघना नदी, ये 3 के डेल्टा बनाते हैं ये 3 नदियाँ, वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है ना। लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ द गंगाज, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर ऑन द बे ऑफ बंगाल, जो मगरबी बंगाल है ना उसमें पाया जाता है। ओके। और सुंदरबन जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में कब ऐड किया गया? तो 1987 में क्या है भाई इसको, इट इज़ adjacent टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया, सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब इन 1987। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन विच मंथ द पेलिकन्स माइग्रेटेड टू कोलेरो एंड पलिकट लेक्स? किन महीनों में पेलिकन्स कोलेरो और पलिकट झीलों की तरफ हिजरत करते हैं? ए सितंबर टू मार्च, बी अक्टूबर टू मार्च, सी नवंबर टू मार्च और डी दिसंबर टू मार्च। चले बताएं। ये जो झीलें हैं ये कोलेरो और पलिकट लेक्स, ये आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ लेक्स है। यहाँ पर क्या है भाई, कुछ महीनों में क्या करते हैं? पेलिकन्स एक तरह के क्या है परिंदे हैं जो यहाँ पे हिजरत करते हैं ये झीलों की तरफ। तो कौन से महीने में ये हिजरत करते हैं हमको बताना है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च जो पलिकट और क्या कहेंगे हम लोग हमारे कोलेरो झील है वहाँ पे बहुत सारे क्या कहेंगे परिंदे हिजरत करते हैं। अगर हम पलिकट झील की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंटेड स्टॉर्क, एरगेट्स, ठीक है ना, स्पॉटेड पेलिकन्स, इस तरह के परिंदे आते हैं। अगर हम पलिकट झील की बात करेंगे जो कि एपी के नेल्लूर में वाक़ है, ठीक है ना। अगर हम किसकी बात करेंगे तो इसमें साइबेरियन क्रेन्स है, ठीक है ना, ग्रे और स्पॉटेड क्या कहेंगे हम लोग आईबीज है, बिल्ड पेलिकेन है, ब्लैक टेल गॉडविट्स है। ये कुछ परिंदों के नेम्स हैं जो कि हमें अक्टूबर टू मार्च क्या है कोलेरो झील और पलिकट झील की तरफ ये हिजरत करते हुए आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया? यानी कि जनूबी हिंदुस्तान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है हमको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द साउथ इंडिया? हमने जनूबी हिंदुस्तान की बात की है। जनूबी हिंदुस्तान में जो है हमारे सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चिल्का लेक, ऑप्शन नंबर बी पलिकट लेक, ऑप्शन नंबर सी कोलेरो लेक और ऑप्शन नंबर डी वोलार लेक। चलें बताने की कोशिश करें कौन सा होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कोलेरो लेक। ये जो कोलेरो लेक है वो हमारे साउथ इंडिया की जो है सबसे बड़ी क्या है फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। अगर हम दुनिया भर की बात करेंगे भाई तो दुनिया भर में क्या है वुलार, हमारे दुनिया भर कह रही हूँ हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे पूरे हमारे, तो हिंदुस्तान की सबसे फ्रेश वाटर झील कौन सी है तो वुलार लेक है, ठीक है ना। वुलार लेक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो हमारे साउथ इंडिया की जो है वो कोलेरो लेक है, जहाँ पर क्या है भाई हम देखें कि बहुत सारे जो पेलिकन्स होते हैं वो माइग्रेट कर कर आते हैं ये झील की तरफ। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। और अगर हम चिल्का झील की बात करेंगे तो ये हमारे हिंदुस्तान की नमकीन खारे पानी की क्या है सबसे बड़ी झील है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश? मंदर झील में से कौन सी मछली बांग्लादेश की कौमी मछली है? ए पुलसा फिश, बी आयरिस फिश, सी हिल्सा फिश और डी ऑल ऑफ दी अबो। चलें बताने की कोशिश करें। जो यहाँ पे हमारी मछली है बांग्लादेश की नेशनल मछली वो कौन सी है हमको बताना है। पुलसा मछली है, आयरिस मछली है, हिल्सा मछली है या फिर ऑल ऑफ दी अबो है।
ٹھیک ہے, اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر ڈی, آل آف دی ابو. یہ جو نیم ہے پلسا مچھلی کے ہی نیم ہے, جو کہ ہمارے بنگلہ دیش کی قومی مچھلی ہے. پلسا مچھلی جو ہے جولائی تا سپٹمبر کے مہینوں میں کیا کرتی ہے, گوداوری ندی سے یمن کے مقام میں نقل مکان کرتی ہے. کیوں؟ یہ اپنے نسل کی افزائش کے لیے کیا کرتی ہے, یہ نقل مکان کرتی ہے گوداوری ندی سے یمن کے طرف. اس کو ہم لوگ ہلسا مچھلی اور آئلش یا پھر آئرش مچھلی کے نام سے بھی جانتے ہیں. اوکے, کلیئر ہے؟ آل آف دی ابو اس کا جواب ہو جائے گا. امپورٹنٹ ہے, پلسا فش, آئرش فش یا پھر آئلش فش اور ہلسا فش سبھی اسی کے نیم ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کوشچن نمبر 9 کی طرف. بعض کچھوے مغربی بنگال اور اڑیسہ سے فاصلہ طے کرتے ہوئے کہاں آتے ہیں؟ ویئر ڈو سم ٹرٹلز ٹریولز فرام ویسٹ بنگال اینڈ اڑیسہ. چلیں بتانے کی کوشش کریے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ بعض جو کچھوے ہوتے ہیں وہ مغربی بنگال اور اڑیسہ سے فاصلہ طے کرتے ہوئے کہاں پر آتے ہیں, کون سے مقام پر آتے ہیں؟ اے کرنول, بی وشاکھاپٹنم, سی ویسٹ بنگال اور ڈی ناگر کرنول. کون سی جگہ پر آتے ہیں؟ یہ جو ہے پوائنٹ ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہے جو ہمارے 6th اور 7th کلاس کی جو ہماری جنرل سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے نا SCERT کی, اس میں کچھ ہائی لائٹڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں ہر لیسن کے نیچے, ٹھیک ہے نا, وہاں کے یہ پوائنٹس ہیں. تو وشاکھاپٹنم کو آتے ہیں یہ. بعض کچھوے کیا کرتے ہیں مغربی بنگال اور اڑیسہ سے کیا ہے فاصلہ طے کرتے ہوئے وشاکھاپٹنم کی طرف آتے ہیں. یعنی کہ یہ کیا ہے بھائی, موافق حالات, مطلب اگر وہاں پر کچھ غذا کی کمی ہے, موافق حالات نہیں ہو رہے ہیں, تو ان سب سے بچنے کے لیے نقل مکان کرتے ہیں. کہاں پر آتے ہیں یہ؟ وشاکھاپٹنم کو آتے ہیں, جو کہ ہمارے آندھرا پردیش کا ایک علاقہ ہے, ایک شہر ہے. اوکے نا, کلیئر ہے؟ کہاں پر آتے ہیں تو وشاکھاپٹنم کو یہ آتے ہیں. کہاں سے ٹریول کرتے ہوئے آتے ہیں؟ ویسٹ بنگال اینڈ اڑیسہ سے. آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 10 کی طرف. متفرق مسکن والے جاندار کورل ریف ڈیش مادے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. کورل ریفس آر میڈ اپ آف کمپاؤنڈ. اوکے, مطلب کہ یہ متفرق مسکن والے جاندار ہیں, یعنی کہ یہ کورل ریفس جو ہے بہت ہی کیا کہیں گے ہم لوگ, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پانی کے اندر پائے جانے والے کیا ہے بھائی جانداروں میں سے ایک ہے, جو کہ پتھر کی طرح ہی نظر آتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسے مادے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اتنی مضبوطی فراہم کرتا ہے. تو کون سا مادہ ہوتا ہے جن سے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم کو بتانا ہے. تو جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر سی, کیلشیم کاربونیٹ. جو ہمارے کورل ریفس ہوتے ہیں وہ کیلشیم کاربونیٹ مادے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم کورل ریفس کی بات کریں گے بھائی, تو کورل ریفس نتھنگ بٹ یہ کیا ہے, ہم آپ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی سمندروں میں سے ٹی وی پر بتایا جاتا ہے, جو مختلف رنگین نظر میں آتے ہیں نا, جو تہہ میں ہوتے ہیں ہمارے پانی کے, وہ کورل ریفس کیا ہے بھائی, کورل پالپ نامی ایک کیا کہیں گے انہی کا حصہ ہوتا ہے, اس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کلیکٹیو فارم میں کیا ہے کورل ریفس کہا جا رہا ہے. اگر ہم لوگ ان کو سنگل سنگل دیکھیں گے تو کورل پالپ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کورل پالپس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ کالن کی شکل اختیار کرتے ہیں کورل پالپس, تو اس کو ہم لوگ کورل ریفس کہتے ہیں. اوکے, آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 11 کی طرف. سمندر اور بر اعظم زمین پر ایک قطب سے 70% دوسرے قطب تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حصے پر موجود ہیں جو کہ ڈیش پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا بتایا جا رہا ہے, اوشین اینڈ کنٹیننٹ ایکسٹینڈیڈ فرام ون پول ٹو ادر پول آن دا ارتھ. اوکے, 70% آف دی لینڈ از سراؤنڈیڈ بائی ڈیش واٹر. یعنی کہ جو ہمارے سمندر اور بحر اعظم ہے وہاں پہ کیا ہے بھائی, ایک پول سے دوسرے پول تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ 70% ہمارے لینڈ پر سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں. تو کتنا جو پانی سے سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں ہم کو بتانا ہے, ان کا فاصلہ کتنا ہے ہم کو وہ بتانا ہے. اوکے, کلیئر؟ جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر بی, 300 ملین کیوبک مائل. جو ہمارے سمندر اور بحر اعظم ہے نا, وہ زمین پر ایک قطب سے دوسرے قطب تک جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارے 70% جو حصہ ہوتا ہے اس پر موجود ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے کتنا ہو جائے گا بھائی, کیا کہیں گے 300 ملین کیوبک مائل جو ہے یہ پانی پر گھرے ہوئے ہوتے ہیں. کلیئر ہے؟ کون کون سے؟ ہمارے سمندر اور بحر اعظم ایک پول سے دوسرے پول کی طرف, جو کہ 70% حصے پر گھرے ہوئے ہوتے ہیں, جن کا کتنا ایریا بھائی, تو یہ ہمارا 300 ملین کیوبک میل کو کیا ہے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 12 کی طرف. کون سے مسکن میں زیادہ تر گھاس ہوتی ہے اور بڑے درخت غیر موجود ہوتے ہیں؟ وچ ہیبیٹیٹ کنسسٹ موسٹلی آف گراسز اینڈ لیک لارج ٹریز. کچھ ایسے بھی مسکنز ہوتے ہیں دنیا میں جہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں وہ نہیں پائے جاتے ہیں. موسٹلی جو ایریا ہوتا ہے پورا کی پورا گھاس سے گھرا ہوا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے ہائٹ میں جو گھاس ہوتی ہے بھائی, گراسز ہوتے ہیں, اس کو گراس لینڈ بھی کہتے ہیں ہم لوگ. اوکے, گراس لینڈ بھی کہیں گے اس کو, کیونکہ وہاں پر جو بڑے درخت ہیں وہ غیر موجود ہوتے ہیں. پورا کا پورا جو مسکن ہے وہ گھاس سے ہی کیا کہیں گے ہم لوگ گھرا ہوا ہوتا ہے, یا پھر
گھاس پر ہی کیا ہوتا ہے وہ مرکوز ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر بی سواناز. جو سواناز ہے وہ گھاس کے جنگلات ہیں جہاں پر کیا ہے بڑے بڑے ٹریز جو ہے وہ غیر موجود ہوتے ہیں. اگر ہم مینگرووز کی بات کریں گے تو بڑے بڑے ٹریز پائے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں جو سواناز ہوتے ہیں وہ لیک آف ٹریز، یعنی کہ اگر وہاں ٹریز پائے بھی جاتے ہیں تو بہت ہی دور دور، ٹھیک ہے نا، بہت ہی دور دور تک پائے جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو 20% آف دی ورلڈ جو ہے وہ سواناز سے گھرا ہوا ہے. اور سواناز کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ ساؤتھ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ پلانٹس جو ہوتے ہیں اسکیٹر فارم میں، یعنی کہ کہیں کہیں بکھرے ہوئے ہم کو ملیں گے یہاں پر پلانٹس. اگر ہم لوگ لارجسٹ سوانا کی بات کریں گے تو افریقہ میں پایا جاتا ہے. اوکے نا، کلیئر ہے. آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 13 کی طرف. دا ٹرم ایکو سسٹم از گیون بائی ووم. جو ہمارا ماحولیاتی نظام کی اصطلاح ہے وہ کس نے دی ہے؟ اے تھیوفارسٹس، بی ارسطاٹل، سی کارلس لینیس اور ڈی اے جی ٹانسلے. چلیں بتائیں ماحولیاتی نظام کی جو ٹرم ہے ایکو سسٹم وہ کس نے دیا ہے؟ ہم کو بتانا ہے. ایکو سسٹم، اوکے. ایکو سسٹم کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے جو ہمارے غیر جاندار اور جاندار کے کیا کہیں گے مابین تعلق سے جو ایک سسٹم بنتا ہے اس کو ہم لوگ ایکو سسٹم کہیں گے. اور یہ جو ٹرم ہے سب سے پہلے دینے والا ہے اے جی ٹانسلے. ٹھیک ہے، اے جی ٹانسلے نے 1935 میں جو ہے، ان کا نام ہے آرتھر ٹانسلے. یہ ایک برٹش ایکولوجسٹ تھے. انہوں نے یہ ٹرم ایکو سسٹم کوائنڈ کیا ہے. بھائی یہ کیا ہے ایکو سسٹم؟ تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے بٹوین جو گروپ آف لیونگ کریچرس ہے ان کے بیچ اور جو انوائرمنٹ ہے ان کے بیچ جو ہے ہم لوگ جو مابین تعلق سے جو ایک نظام بن رہا ہے اس کو ہم لوگ ایکو سسٹم کہیں گے. اور ایکو سسٹم کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ایکالوجی کہیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم ایکو سسٹم کی، جیسا کہ الگ الگ ایکو سسٹم ہے بھائی، زمین پر پائے جانے والی ایکو سسٹم ہے، پانی میں پائے جانے والی ایکو سسٹم ہے، تو جب ہم کیا اسٹڈی کریں گے ہم ان کی تو اس کو ہم لوگ ایکالوجی کہیں گے. اوکے، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کویشچن نمبر 14. مسکن کو اعلیٰ سطح پر کیا کہا جاتا ہے؟ واٹ از دی ہائر لیول آف ہیبیٹیٹ کالڈ؟ اے ایکو سسٹم، بی بایوم، سی ایکولوجیکل سسٹم اور ڈی فوڈ چین. چلیں بتانے کی کوشش کریں کہ جو ہمارا مسکن ہے وہ مسکن کو ہم لوگ اعلیٰ سطح پر کیا کہیں گے. اب مسکن کیا ہے؟ نتھنگ. یہ مسکن جو ہے ایک جاندار اجسام، اس میں جانور بھی آئیں گے اور پلانٹس بھی آئیں گے. ان کو کیا ہے؟ ایک ہوم پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے نا، ہوم یعنی کہ ان کو رہنے کے لیے موافق حالات ہوں گے، وہاں پہ کھانا ہوگا، ان کا غذا ہوگی، رہنے کے لیے جگہ ہوگی. تو یہ اس کو ہم لوگ ہیبیٹیٹ کہہ رہے ہیں. جب ہیبیٹیٹ کو ہم ہائر لیول کی طرف بڑھائیں گے تو اس کو ہم لوگ بایوم کہیں گے. ٹھیک ہے، بایوم کیا ہوتا ہے؟ بایوم کئی مختلف اقسام کا بایوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم بایوم کی بات کریں گے تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ میجر کمپوننٹ کمیونٹیز آف لیونگ تھنگس، یعنی کہ ایک سے زائد کمیونٹیز وہاں پہ رہتی ہے. بایومس کو کلاسیفائڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ پلانٹس بیس پہ جو اس میں پائے جاتے ہیں. جیسا کہ 5 میجر بایومس ہے. کون سے؟ ایکواٹک بایوم، ڈیزرٹ بایوم، فورسٹ بایوم، گراس لینڈ بایوم اور آرکٹک یا پھر پولار بایوم. اگر ہم اس کے اور آگے اسٹیج پہ جائیں گے، ایک بایوم سے بھی آگے کے اسٹیج پہ جائیں گے ہم، تو ایکو سسٹم بنے گا. ایکو سسٹم نتھنگ بٹ جو ہمارے جاندار اجسام ہوتے ہیں جو بے جاندار اجسام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے جو زندگی گزاریں گے اس کو ہم لوگ ایکو سسٹم کہیں گے. آئی تھنک یہ کلیئر ہے. آگے بڑھیں گے ہم لوگ کویشچن نمبر 15 کی طرف. غذائی زنجیر میں ان میں سے کون سی سطح نہیں پائی جاتی ہے؟ وچ ون آف دیز لیول ان دا فوڈ چین از ناٹ فاؤنڈ؟ اے پروڈیوسر، بی کنزیومرز، سی بایوٹک کمپوننٹس اور ڈی ڈیکمپوزرز. جو ہماری فوڈ چین ہے یا پھر غذائی زنجیر ہے، کیا ہے یہ؟ کچھ نہیں ہے، غذا کی منتقلی ہے. ایک اجسام سے دوسرے زندہ اجسام میں غذا کی منتقلی ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو گھاس ہے. بھائی گھاس ایک لیونگ کہیں گے ہم لوگ آرگینزم ہے. اگر ہم گھاس کو دیکھیں گے تو گھاس کو کوئی ایک کھائے گا. جیسا کہ گھاس کو کیا ہے؟ خرگوش کھائے گا. پھر خرگوش کو کیا ہے؟ کوئی ایک دوسرا جانور کھائے گا. پھر وہ جانور کو دوسرا ایک جانور کھائے گا. تو یہ جو انرجی کی جو سسٹم ہے وہ جب چین کی شکل میں بن رہا تھا اس کو ہم لوگ فوڈ چین کہیں گے. تو فوڈ چین میں جو ہے ہمارا بایوٹک کمپوننٹ نہیں آتا ہے، اس کے لیولز میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں کیا آئیں گے؟ 3 طرح کے لیول ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے پروڈیوسرز، دوسرا ہوتا ہے کنزیومر اور تیسرا ہوتا ہے ہمارا ڈیکمپوزرز. یہ کیا ہے؟ فوڈ چین کے کچھ لیولز ہوں گے. اگر ہم بایوٹک کمپوننٹ کی بات کریں گے، یہ 3 بھی کیا ہے؟ بایوٹک کمپوننٹ میں آئیں گے. بایوٹک کمپوننٹ کے اندر یہ 3 آئیں گے، پروڈیوسرز، کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز، کیونکہ یہ تمام زندہ اجسام میں ہوں گے. اوکے، آگے بڑھیں گے ہم لوگ کویشچن نمبر 16 کی طرف. کس نظام کو فطرت کی فعلیاتی اکائی کہا جاتا ہے؟ وچ سسٹم از کالڈ دی فنکشنل یونٹ آف نیچر؟ اے ایکو سسٹم، بی ہیبیٹیٹ، سی فوڈ چین اور ڈی فوڈ ویب. چلیں بتائیے کہ کون سے کیا کہیں گے ہم لوگ اکائی کو یا پھر کون سے نظام کو ہمارے فطرت کی فعلیاتی اکائی کہا جاتا ہے؟ امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ. ٹھیک ہے نا، کس کو کہا جاتا ہے ہمارے نیچر کی جو ہے فنکشنل یونٹ، کس کو کہیں گے ہم لوگ؟
इकोसिस्टम को कहेंगे, हैबिटेट को कहेंगे, फूड चेन को कहेंगे या फिर फूड वेब को कहेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इकोसिस्टम। जो हमारा माहौली निज़ाम है या फिर जो हमारा माहौलियाती निज़ाम है, उसको जो है हमारे 1935 में जो टर्म दिया था हमारे एजी टांसले ने, उन्होंने इसको फितरत की बुनियादी फेलियाती इकाई का नाम दिया था। ठीक है, अदना सतह, ठीक है, क्लियर है। अदना सतह पे हम क्या कहेंगे भाई? हैबिटेट कहेंगे, और उसको आला सतह पे क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे, जो कि इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। फूड चेन अभी हम देख चुके हैं, जब ग़िज़ाई ज़ंजीर बन रही है, तवानाई का मुंतकिली हो रही है चेन की शक्ल में, तो फूड चेन है। कई सारे फूड चेन जब एक साथ मिलेंगे तो उसको हम लोग फूड वेब कहेंगे या फिर फूड जाल कहेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Which of the following is a most productive system which got its nutrients from both fresh and saline water? मंदर झील में से कौन सा सबसे ज़्यादा पैदावारी निज़ाम है जो ताज़ा पानी और नमकीन पानी दोनों से अपने मख्फियात को हासिल करता है? चलें हम बताएं। एक ऐसा निज़ाम जो कि नमकीन पानी से और फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी दोनों से क्या है, मख्फियात को हासिल करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए सवाना कहेंगे, बी अल्पाइन कहेंगे, सी एक्वाटिक सिस्टम कहेंगे या फिर डी मैंग्रोव्स कहेंगे? ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव्स। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो कहेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी कि सबसे ज़्यादा पैदावारी निज़ाम कह सकते हैं हम लोग, जो कि ताज़ा और नमकीन पानी से क्या है, मख्फियात को हासिल करता है। मैंग्रोव्स क्या है भाई? समंदर के पुष्ट वाले पानी और कम गहराई वाले समंदर में साहिली इलाकों में ये पाए जाते हैं। ओके ना, क्लियर है? मैंग्रोव्स हमारा। सावाना क्या है? हम लोग देख चुके हैं, घास का जो मैदान है या फिर घास का जो इकोसिस्टम है वो सावाना है। अल्पाइन क्या है? अल्पाइन एक यूरोप का पहाड़ है जो कि सबसे ऊंचाई में पाए जाने वाला हमारा हैबिटेट है। ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम नथिंग बट पानी में पाए जाने वाला जो भी निज़ाम है जहाँ पे पौधे जानदार जिंदगी गुजारते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कोरिंगा मैंग्रोव्स काकीनाडा के खलीज में विशाखापट्टनम से डैश की दूरी पर वाक़ है? कोरिंगा मैंग्रोव्स इज लोकेटेड इन काकीनाडा बे एट डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो एक कोरिंगा मैंग्रोव है जो कि हमारे कहाँ कहेंगे हम लोग, हमारे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वो कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि वो विशाखापट्टनम से कितनी दूरी पर पाया जाता है, हमको बताना है। कोरिंगा मैंग्रोव्स जो कि जनूबी काकीनाडा के खलीज में विशाखापट्टनम से कितनी दूरी पर वाक़ है? इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 150 किलोमीटर। जो हमारा ये क्या कहेंगे हम लोग, कोरिंगा मैंग्रोव है, वो विशाखापट्टनम से कितने फासले पर पाया जाता है? तो ये 150 किलोमीटर पर पाया जाता है। इसका नाम जो है कोरिंगा नदी से आया है, क्योंकि कोरिंगा नदी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए इसको कोरिंगा क्या कहेंगे हम लोग, मैंग्रोव कहेंगे। ये जो कोरिंगा जंगलात है ना, वो कोरिंगा और गाडेरू ये नदी से ताज़ा पानी हासिल करते हैं, और जो गौतमी और गोदावरी नदी है ना, उनसे ये क्या कहेंगे हम लोग, खारा पानी हासिल करते हैं। ठीक, और जो खलीज बंगाल से है वो खारा पानी हासिल करते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्या? कोरिंगा मैंग्रोव, जो कि कोरिंगा और काकीनाडा जो काडेरू नदी है उससे ये लोग ताज़ा पानी हासिल करते हैं, और गौतमी और गोदावरी नदी की जो झीली नदियाँ हैं और काकीनाडा जो है जो खलीज में है, वहाँ से वो क्या कहेंगे हम लोग, खारा पानी हासिल करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो समंदर में तकरीबन डैश मिलियन के दरमियान समंदरी अनवाह पाई जाती है? देयर आर अबाउट डैश मिलियन मराइन स्पीशीज इन द ओशियन। अब हम समंदर की बात करेंगे तो समंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है 3/4 जो हिस्सा है पानी से भरा हुआ है भाई। तो समंदरों में क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की अनवाह या स्पीशीज़ अलग अलग किस्म की पाई जाती है। तो हम कहेंगे, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो कितने मिलियन जो है इसमें समंदर में क्या है, अनवाह पाई जाती है, हमको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख टू 10 मिलियन। अगर हम समंदर में देखेंगे तो समंदर में तकरीबन 5 लाख से 10 मिलियन के दरमियान जो है समंदरी अनवाह पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये, कितना, 5 लाख से लेके 10 मिलियन तक जो है समंदर में समंदरी अनवाह पाई जाती है, यानी कि मुख्तलिफ अक़साम की मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये पौधे भी होंगे और जानवर भी होंगे, दो भी इसके अंदर आ जाएंगे स्पीशीज़ में। कितने होंगे, 5 लाख से लेके 10 मिलियन तक मेराइन स्पीशीज़ जो है हमारे समंदरों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
बहर वक़्यानूस और बहर हिंद में अनवा का तनु फी मुरब्बा मीटर है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर स्क्वायर किलोमीटर इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। अब हमको ये बताना है, हम जब समंदरों की बात कर रहे हैं तो हम देख चुके हैं कि तकरीबन इसमें जो है 5 लाख से लेकर 10 मिलियन तक जो है समंदरी अनवा पाई जाती है। अब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक हमारे जो स्पेसिफिक ओशियन है, जो बहर वक़्यानूस है और जो हमारा बहर हिंद है, ये दोनों के दरमियान क्या कहेंगे हम लोग, पर स्क्वायर मीटर में कितने स्पीशीज़ पाए जाते हैं वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर है? कौन कौन से समंदर बहर वक़्यानूस और बहर हिंद में उनवा का जो तनु है फी मुरब्बा मीटर कितना है, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1000। जो बहर वक़्यानूस है और जो हमारा बहर हिंद है ना, उनके दरमियान जो अनवा का जो तनु है वो फी मुरब्बा मीटर क्या है, 1000 है। इम्पॉर्टेंट है, हर एक स्क्वायर फीट में क्या है भाई, 1000 जो है वहाँ पे स्पीशीज़ पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ जो है पाए जाते हैं। कहाँ पर? हमारे बहर हिंद और बहर वक़्यानूस के दरमियान में। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो समंदर में टोटल कितने अनवा पाए जाते हैं, तो तकरीबन 5 लाख से लेकर 10 मिलियन तक जो है अनवा पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। मंदर झेल में से कुदरती माहौली निज़ाम की मिसाल नहीं है। चले बताएं, इनमें से कौन सा जो हमारा नेचुरल यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाला एक माहौलियाती निज़ाम नहीं है। ए ग्रास इकोसिस्टम, बी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सी फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फिर डी एक्वेरियम इकोसिस्टम। बहुत ही क्या कहेंगे आसान सा सवाल है ये समझने वालों के लिए कि इनमें से कौन सा कुदरती तौर पर जो है इकोसिस्टम नहीं है, आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी एक्वेरियम। एक्वेरियम नथिंग बट हम लोग क्या करते हैं, जब मछलियों की परवरिश करते हैं, कहाँ पर, आर्टिफिशियल, दरियाओं में, नदियों में नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियली तौर पर जो बनाया हुआ एक जो कहेंगे हम लोग कंटेनर है, उसके अंदर जब हम लोग करेंगे मछलियों की आफजाइश तो उसको हम लोग एक्वेरियम कहेंगे। तो एक्वेरियम नेचुरली तौर पर नहीं पाया जाता है, ये मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मसनूई क्या कहेंगे हम लोग, हमारे कुदरती निज़ाम में क्या है भाई, सहराई है, सहराई माहौली निज़ाम है, जंगलाती माहौली निज़ाम है, घास के मैदान आते हैं, समंदर के खारा पानी का निज़ाम आता है, ताज़ा पानी का निज़ाम आता है। ये तमाम जो है हमारे नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Which of the following is not a producer in the mangroves ecosystem? मंदर झील में से कौन सा मैंग्रोव्स माहौली निज़ाम में पैदा कुनिंदा नहीं है। हम लोग एक एक से क्या कर रहे हैं, अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। तो हमको सबसे पहले मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के बारे में बताना है। हम देखें हर इकोसिस्टम में 3 तरह के क्या कहेंगे लेवल्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि ग़िज़ा पैदा करने वाले, दूसरे होते हैं हमारे क्या कहेंगे कंज्यूमर्स जो उस ग़िज़ा को हासिल करते हैं, और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स जो कि लास्ट में क्या करते हैं, मुर्दा अजसाम को तहलील करते हैं। तो हमको ये बताना है कि इनमें से मैंग्रोव्स इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर नहीं है, तो कौन नहीं है, तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कैक्टस। हमको पता ही है कैक्टस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सहराई इकोसिस्टम या फिर सहराई क्या कहेंगे हम लोग इलाके में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर्स होंगे। अगर हम लोग स्पाइरोगेरा, ऑस्किलोटोरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे की बात करेंगे तो ये हमारे मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के पैदा कुनिंदान हो जाएंगे। ये शुआई तरक्की के ज़रिए ग़िज़ा को पैदा करेंगे। अगर हम लोग मैंग्रोव इकोसिस्टम के सार्फिन की या फिर कंज्यूमर की बात करेंगे तो श्रब्स है, खेकड़े है, हाइड्रीला है, एक खलवी जानदार है, 2 समामी सदफिया है, घूंगे है, डैफ्निया है, ब्रिटल वॉर्म है, ट्यूब वॉर्म है। ये पूरे क्या है भाई वहाँ के सार्फिन होंगे हमारे मैंग्रोव्स के। अगर हम लोग मैंग्रोव्स के तहलील कुनिंदा की बात करेंगे तो डेट्रियस यानी कि खाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं ना वो वहाँ के तहलील कुनिंदा हो जाएंगे। ओके आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रोडेंट एक्ट एज अ कंज्यूमर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम? सब्बाशी कतरने वाले मंदर झील में से कौन से माहौली निज़ाम में बतौर सार्फिन का काम करते हैं? ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बी मराइन इकोसिस्टम या फिर सी डेजर्ट इकोसिस्टम या फिर डी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यानी कि रोडेंट इसको कहते हैं हम लोग जो कि सब्बाश यानी कि रात के औकात में कहेंगे चुस्त रहने वाले जानवर होते हैं जो कि कतरने वाले होते हैं, मतलब उनके दांत होते हैं जो तेज़ दांत होते हैं जो कतरते हैं। तो ये कौन से इकोसिस्टम में बतौर कंज्यूमर का काम करते हैं हमको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डेजर्ट इकोसिस्टम। हम देखेंगे कि जो सहराई माहौली निज़ाम है भाई वहाँ पर जो है धूप से बचने के लिए, उसकी गर्माहट से बचने के लिए ज़्यादातर जो भी वहाँ पे जानदार होते हैं वो रात के औकात में चुस्त होते हैं। और ये कैसे होते हैं? रोडेंट यानी कि कतरने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो कि वहाँ पे सार्फिन की तरह काम करते हैं। अगर हम लोग सहराई निज़ाम में अगर हम लोग पैदा कुनिंदा की बात करेंगे तो जो हमारा कैक्टस है हमारा, ठीक है, उसके अलावा रसीलेदार पौधे हैं हमारे, क्या कहेंगे और लोग हमारे एलोवेरा है, ठीक है ना, लाइकन्स है, ज़ीरोफाइट्स है, नीलगू सब्ज़ काई है, ये वहाँ के प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। अगर हम लोग ठीक है, क्लियर है,
आगे बढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द डेजर्ट ऑक्यूपाइड डैश % ऑफ द लैंड इन द वर्ल्ड। सहरा जो है दुनिया की डैश % ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। चले बताएं। जो हमारा सहरा या फिर रेगिस्तानी का जो माहौलियाती निज़ाम है वो पूरे दुनिया की अगर हम लैंड को देखेंगे तो कितने % हिस्से में जो है हमारा सहराई निज़ाम पाया जाता है या फिर ऑक्यूपाइड है, हमको बताना है कितने % पर सहराई निज़ाम पाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 17%, यानी कि 17% या फिर 17% इलाके पर जो है पूरे दुनिया भर में जो है सहराई निज़ाम पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। सहराई निज़ाम या फिर सहराई माहौल निज़ाम क्या कहेंगे भाई, जहाँ पे औसतन बारिश कितनी होती है तो 23 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ की जो औसतन बारिश होती है वो 23 सेंटीमीटर से भी कम होती है सहराई माहौली निज़ाम की। हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ के पैना कुनिंदा कौन कौन से होते हैं। यहाँ के जो सार्फिन होते हैं वो कतरने वाले रोडेंट होते हैं, दूध पिलाने वाले जानवर मम्मल्स होते हैं, ऊँट होते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सार्फिन की तरह काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। The thermophilic bacteria and fungi are example of which ecosystem decomposers? हरारत पसंद बैक्टीरिया और फंगस किस माहौली निज़ाम के तहलील कुनिंदा की मिसाल है? ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सी ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डी डेजर्ट इकोसिस्टम। चले बताएं। थर्मोफिलिक यानी कि इनको हरारत पसंद होती है या फिर इनको गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये बैक्टीरियाज की एक टाइप है। तो ये कौन से माहौली निज़ाम में एज अ डिकम्पोजर यानी कि तहलील कुनिंदा की तरह काम करते हैं, हमको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। हमको लॉजिक पता ही है, इसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। इसका हो जाएगा जवाब हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। जो हमारा सहराई या फिर जो रेगिस्तानी माहौली निज़ाम है वो ऑलरेडी गर्म होता है भाई, तो इनको गर्मी पसंद होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये वहाँ पर ही पाए जाएंगे। सहराई इकोसिस्टम या फिर हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है भाई, थर्मोफिलिक जो बैक्टीरियाज या फफूंद हैं वो एज अ तहलील कुनिंदा या फिर क्या कहेंगे हम लोग डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। क्लियर है। थर्मोफिलिक फंगस एंड बैक्टीरियाज कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे सहराई इको सिस्टम में। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सूरज से हासिल होने वाली 100% तवानाई में से कितनी तवानाई फिज़ा में जज्ब होकर खला में बिखर जाती है? आउट ऑफ 100% ऑफ द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन, हाउ मच एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड स्कैटर्ड इनटू स्पेस? ए 36%, बी 57%, सी 8% और डी 2%। अब जितनी भी तवानाई हमको पता ही है, एनर्जी का जो सबसे पहला जो सोर्स है सबके लिए, पूरे दुनिया भर के लिए, वो हमारा क्या है भाई, सूरज है। तो सूरज से जो तवानाई हासिल हो रही है उनमें से कितनी % जो तवानाई है भाई वो एज इट इज़ क्या है भाई, वापस से क्या होती है हमारे माहौली निज़ाम में क्या कहेंगे मुनक्किस हो जाती है, जज्ब हो जाती है। कितनी %? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 7 50%। जो हम 100% जो तवानाई सूरज से हासिल करेंगे उसमें से 50% क्या है भाई, एज इट इज़ जो है हमारे फ़िज़ा में जज्ब होकर खिला में बिखर जाती है। अगर हम लोग 36% की बात करेंगे तो ये जो तवानाई है 36% ये पानी और ज़मीन की तफ़ख़ीर में सर्फ हो जाती है। जो हमारा तफ़ख़ीर होती है ना भाई, जो भाप बन के जो हमारे पानी ऊपर उड़ता है ना, तो तफ़ख़ीर में जो है 36% जो है यूज़ हो जाता है। अगर हम 8% तवानाई की बात करेंगे तो दरख्तों से टकराती है, ठीक है ना। और जो 8% तवानाई बचती है वो हमारे दरख्तों से क्या है, टकराती है। उसमें से सिर्फ 2% जो है हमारे दरख्त क्या कहेंगे, इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मैंग्रोव्स और एविसिनिया नमकीन जगह पर नमो पाते हैं। इसमें जड़नुमा उभार नेमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो सतह से तकरीबन डैश तक उभरते हैं। अब यहाँ पे मैंग्रोव्स एंड एविसिनिया की बात कर रही है भाई, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हम लोग देख चुके हैं जो नमकीन पानी या फिर जो नमकीन एरियाज़ होते हैं ना, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। ये दलदली मकामात होते हैं भाई। दलदली मकामात की वजह से जो है इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से इनके क्या कहेंगे, तनों से जो है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं जिसको हम लोग नेमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये कहाँ तक ऊपर उठ सकते हैं? तो 12 इंचेस तक जो है ये ऊपर उभरते हैं, या सतह से तकरीबन 12 इंचेस तक वो ऊपर उठकर सांस लेने में क्या है, इनकी मदद करते हैं। किनकी? हमारे मैंग्रोव्स और एविसिनिया की। क्योंकि ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं, दलदली मकामात पर ये पौधे पाए जाते हैं और सांस लेने के लिए क्या है भाई, इनके अंदर नेमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो कि सतह से क्या है तकरीबन 12 इंचेस ऊपर उठकर क्या है इनको सांस लेने में या फिर गैसों के तबादले में क्या है मदद करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलें आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
کس پودے کو ہمارے کھیتوں کے اطراف بطور باڑ اگایا جاتا ہے جو کہ خشک علاقے کا پودا ہے؟ وچ آف دا فالوئنگ از گرون ایز اے بارڈر اراؤنڈ آور فیلڈس وچ از اے ڈرائی لینڈ پلانٹ؟ چلیں بتائیں کون سا پودا ہے جس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی ہمارے کھیتوں کے اطراف باڑ لگانے کے طور پر کام کرتے ہیں؟ وہ اے بوبیب ٹری ہوگا یا پھر بی پیبل پلانٹ ہوگا یا سی اگیو یا پھر کیتانرا ہوگا یا پھر ڈی اوپنشیا ہوگا؟ یہ تمام جو ہے یہ صحرائی علاقوں میں پائے جانے والے ریگستانی ماحول سے مطابقت رکھنے والے جاندار ہیں یا پھر پودے ہیں، تو ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر سی اگیو یا پھر کیتانرا۔ جو کیتانرا ہے بھائی وہ ایک خشک علاقے کا پودا ہے جو کہ ہماری ریاست کے چند حصوں میں کھیتوں کے اطراف اس کو بطور باڑ اگایا جاتا ہے۔ اگر ہم بوبیب ٹری کی بات کریں گے تو بوبیب ٹری جو ہے ایک خشک علاقوں میں پائے جانے والا بڑا بہت ہی پودا ہے، بہت ہی بڑا درخت ہے بوبیب ٹری۔ اگر ہم پیبل پلانٹ کی بات کریں گے تو یہ پتوں سے پتے کیا ہے بھائی پانی کو ذخیرہ کر کے پتھر کی طرح پھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کچھ دراریں ہوتی ہے جو کہ روشنی کو جذب کر لیتی ہے۔ اوکے، یہ ہمارے پیبل پلانٹ ہوں گے۔ اوپنشیا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ایک صحرائی علاقے میں پائے جانے والا پودا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 29 کی طرف۔ کون سا جاندار مغربی شمالی امریکہ کے ریگستان میں پوری زندگی بغیر پانی پیے گزار سکتا ہے؟ واٹ آرگینزم کین سروائیو وداؤٹ ڈرنکنگ واٹر فار اٹس انٹائر لائف ان دا ڈیزرٹ آف ویسٹرن نارتھ امریکہ؟ اے سینڈ گرووس، بی فینکس فاکس، سی کنگارو ریٹ اور ڈی سینڈ ڈائیونگ لیزرڈ؟ چلے بتائیں ایک ایسا کیا کہیں گے ہم لوگ جانور ہے یا پھر جاندار ہے جو کہ مغربی شمالی امریکہ کے ریگستان میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنی پوری زندگی بغیر پانی پیے جو ہے گزار سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا، ہم سن کے ہیں یہ ہمارا آپشن نمبر سی جو ہے کنگارو ریٹ۔ یہ ایک طرح کا چوہا ہے جس کا نام ہے کنگارو ریٹ جو کہ مغربی شمالی امریکہ کے ریگستان میں پوری زندگی بغیر پانی پیے وہ گزار سکتا ہے، کیونکہ اس کا جسم کیا ہے بھائی ہاضمے کے دوران خود ہی کیا ہے کچھ مقدار میں پانی تیار کرتا ہے، اسی لیے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم سینڈ گرووس کی بات کریں گے تو سینڈ گرووس کیا ہے، یہ ریگستانی پرندہ ہے جو کہ نخلستان میں پانی کی تلاش میں بہت طویل فاصلوں تک کیا ہے پرواز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے پپوٹے میں پانی بھر کر اپنے بچوں کے لیے لاتا ہے۔ اگر ہم فینکس فاکس کی بات کریں گے تو یہ لومڑی ہے جو کہ شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ اس کے جو پشتین یا پھر پوش تلوے ہوتے ہیں نا وہ گرم ریت پر چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ سینڈ ڈائیونگ لیزرڈ کی بات کریں گے تو یہ کچھ نہیں ہے بھائی، ایک چپکلی ہے، جب ریت گرم ہو جاتی ہے نا تب یہ اپنے پیروں کو ہوا میں رکھتے ہوئے کیا کہیں گے بھائی ڈائیونگ لگاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھیں گے ہم لوگ کوشچن نمبر 30 کی طرف۔ کون سے پودوں میں خوردبینی شعاعی ترکیب کا نظام پایا جاتا ہے اور ان کے خلیوں میں تیل کے خطرے پائے جاتے ہیں جو انہیں تیرنے میں مدد کرتے ہیں؟ Which plants have a microscopic photosynthetic system and have oil glands in their cells that help them float? A plankton, B zooplankton, C microscopic plant اور D anemones؟ چلیں جواب دینے کی کوشش کریں۔ کون سے ایسے پودے ہیں، یہاں پہ پودوں کی بات کی جا رہی ہے تو جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر اے پلانکٹن۔ پلانکٹن میں اسپیشلی اگر پودوں کی بات کریں گے ہم تو اس کو فائٹو پلانکٹن کہا جاتا ہے۔ فائٹو پلانکٹن کیا ہے بھائی، یہ ایک طرح کے خوردبینی شعاعی ترکیب کا انجام دینے والے کیا ہے بھائی پودے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ خلیوں میں کیا ہے تیل کے خطرے پائے جاتے ہیں جو انہیں تیرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جو پہلا والی فوٹو ہے وہ فائٹو پلانکٹن یعنی کہ پودے جو شعاعی ترکیب کا عمل انجام دیتے ہیں جس میں خطرے پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ زو پلانکٹن کی بات کریں گے یعنی کہ جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ پودوں کو کھاتے ہیں اور ان کے اندر بھی کیا ہے چھوٹے چھوٹے کیا کہیں گے ہم لوگ تیل کے خطرے پائے جاتے ہیں۔ اوکے، آگے بڑھیں گے ہم لوگ ہمارے کوشچن نمبر 31 کی طرف۔ کون سا مادہ زندہ خلیوں میں پایا جاتا ہے جو سمندری پانی سے بہت مماثلت رکھتا ہے؟ Which substance found in living cells which is most similar to a sea water؟ ہم کو پتہ ہی ہے، اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو زندگی جو شروع ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی، تو وہ سمندر یا پھر پانی سے ہی شروع ہوئی۔ جو وجود ہوا زندگی کا یا وجود آیا زندگی کا تو پہلے سمندروں سے ہی کیا ہے ہمارے زندگی کا وجود آیا، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا مادہ ہے بھائی جو کہ لیونگ سیلز میں پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے سی واٹر سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، مماثلت یا پھر مشابہت رکھتا ہے، تو جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر سی پروٹوپلازم۔ پروٹوپلازم جس کو ہم لوگ اردو میں نغز مایا کہتے ہیں، جو کہ ہمارے کہاں پایا جاتا ہے، نغز مایا ہمارے جو مرکزہ ہوتا ہے نا اس کے اندر پایا جانے والا مایا ہوتا ہے۔ یہ جو لیونگ آرگینزم یعنی کہ ہر جو جاندار اجسام ہے اس کے خلیے کے مرکزے میں پائے جانے والا جو یہ نغز مایا ہے یہ بالکل جو سمندری پانی ہے نا اس سے مماثلت رکھتا ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ اس طرح مانا جاتا ہے کہ جو زندگی شروع ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی، تو وہ سمندر سے ہی یا پھر پانی سے ہی شروع ہوئی ہے، اور نغز مایا جو ہے امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہمارے کیا کہیں گے جاندار اجسام کے باڈی میں۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔